हेलो, आवाज आ रही है? नमस्ते गुड सर। आफ्टरनून एवरीवन। नमस्ते सर। नमस्कार जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अवर टुडे सेशन। पेरेंट को यूज करना उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा डिस्कशन किया था हमने। आज हम जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज मैं टेम्परामेंट डायग्नोसिस के ऊपर ही मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि फिर अभी टेम्परामेंट डायग्नोसिस जो है वो थोड़ा लंबा चलने वाला पार्ट एंड पार्सल है। ओके, हम थोड़ा सा वेट और करेंगे बस नेक्स्ट 3 to 5 मिनट्स का। उसके बाद हम अपना जो सेशन है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज थोड़ा सा लेट हो गए हम लिंक शेयर करने में, और इन्फॉर्मेशन भी थोड़ा आज लेट दी गई थी। कल हमारे यहाँ पे शटडाउन है, तो हो सकता है कि शायद से कल सेशन ना हो, क्योंकि अगर लाइट नहीं होगी तो फिर कोई भी चीज़ चार्ज नहीं होती है। अभी भी जो ये चल रहा है वो मेरे फ़ोन से चल रहा है, तो फ़ोन उतनी देर तक सर्वाइव कर नहीं पाते हैं। मॉर्निंग से वो सारा काम आज के समय में फ़ोन पे ही होता है तो उसमें भी थोड़ा सा ओके। अभी अगर जो हमारे प्रीवियस सेशन हुए हैं उसके रिगार्डिंग किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो यूट्यूब पे रविसन इंडिया इलेक्ट्रो होम फार्मा करके सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब का लिंक भी आपसे शेयर किया जाएगा, और उसके अंदर हमारे जो डेली सेशन है विद डेट वाइज उस पर डेट मेंशन करके हम उसको आप तक रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो आपको उसमें मिल जाएगा यूट्यूब में। जो लास्ट कल का जो सेशन है उसका आज हम अपलोडेशन करेंगे। और उसके अलावा जैसे कि आप सबसे बताया जाता है कि अगर आपको कोई पेशेंट कंसल्टेंसी करनी है तो आप डायरेक्टली कंपनी, आपके पास हेल्पलाइन नंबर है, आप बात कीजिए पेशेंट को। जितने ज़्यादा और जितने जल्दी आप पेशेंट को डिस्कस करेंगे उतने जल्दी और उतना ज़्यादा ही आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर एक एज ए कंपनी प्रोस्पेक्टिव से मैं बात करूं तो वो डॉक्टर्स जिन्होंने अपने जो प्रैक्टिस कंपनी के साथ मिलकर शुरू की है, और वो डॉक्टर्स जिन्होंने अपने लेवल पे काम करने की कोशिश की, उनमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला। जिन्होंने कंपनी के साथ मिलकर काम किया वो तो विद इन 2 to 3 इयर्स में अपना एक बहुत बड़ा आइकॉनिक क्लिनिक, और कुछ ऐसे पर्सन भी है जो 5th ईयर तक जाते-जाते आइकॉनिक हॉस्पिटल तक सेटल कर गए हैं। पर मैक्सिमम पर्सन के जो आइकॉनिक क्लिनिक का मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि मिनिमम आपका 40/25 का 50/25 का एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर बहुत बढ़िया सिटिंग एरिया, एक डिस्पेंसरी और एक जो कैबिन है वो उसमें रहता है। उसके अलावा छोटा जो स्टोर रूम वगैरह जो उन्होंने अकोमोडेट करना है। कुछ पर्सन्स साथ में थेरेपीज़ का भी यूज़ करते हैं जो, तो वो उसको उतना ही उनका एक कॉम्प्लेक्स और बन जाता है जिसके अंदर उनके हॉट कंप्रेसेस के लिए, या अदर जो किसी ने नेचुरोपैथी में किया है वर्क, किसी ने किसी और चीज़ में डीएनवाईएस में किसी भी चीज़ में उसने जो वर्क किया है, एजुकेशन लिया है, उसके साथ भी वो प्रैक्टिस करता है। तो उसमें भी उनको काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं जब वो हमारी मेडिसिन को साथ में यूज़ करते हैं। तो विद इन 3 इयर्स में वो एक उस लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुँचने में कामयाबी पा लेते हैं। ओके, टाइम हो चुका है, 3:05 हो चुके हैं। चलिए हम अपना क्या किसी ने हैंड रेज़ किया है? कोई क्वेश्चन है किसी का? जी, नमस्कार
नमस्ते सर। जी नमस्कार जी। अभी आप 50x25 जो बोले सर, तो फीट में बोले या मीटर, किसमें सर? आपका फिट्स ओके, थैंक यू सर। जी 25 बाय 50 मिनिमम इतना। आपको हमारे जितने भी आइकॉनिक सेट देखने को मिलेंगे वो इस लेवल के होंगे। और वो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं भीड़ के अंदर जाके देखने को मिलेंगे। मेन रोड के ऊपर ही वो सारे सेटअप उन्होंने अपने लास्ट में वो क्रिएट कर लेते हैं ना। अब मान लीजिए कोई कोई भी जगह है वहां पर मेन रोड पे अपना इतना सा एक जमीन खरीदना भी बहुत बड़ी बात होती है सर। वो रेंट पे नहीं कर रहा कोई भी। वो लोग अपनी जमीन परचेज करके उसको कर देते हैं ना। हॉस्पिटल वाला बेशक थोड़ा बहुत अंदर चला जाएगा, मेन रोड से थोड़ा अंदर चला जाएगा, क्योंकि उसको जिसका हॉस्पिटल बन रहा है उसको पार्किंग की जरूरत भी होती है। हमारे कुछ डॉक्टर साहिबान के साथ तो ऐसी दिक्कत भी देखने को आई थी कि जब उनके प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलने लग पड़ी तो उनके आसपास के मोहल्ले वालों ने अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया कि कृपया करके गाड़ी यहाँ बाहर पार्क ना करें। तो उन डॉक्टर साहिबान ने अपने जहाँ पे वो एंटर करते थे उसके बाहर ही, जैसे मान लीजिए जो उस जगह का कोई भी मैदान होता था तो वहां पे अपना पर्सन खड़ा करके रखा था कि यहाँ पे क्लिनिक वाला, कि भाई इनकी गाड़ी यहाँ पे पार्क करवा दो। तो इस तरह की भी चीजें होती हैं। पर वो कब होंगी जब आप कंपनी के साथ मिलकर काम करेंगे सर। तो चलिए हम अपना आज का जो सेशन का जो पार्ट है उसको हम स्टार्ट करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपको फेशियल एक्सप्रेशन से कैसे पता चलेगा कि कौन सा पर्सन लिम्फेटिक है, कौन सा पर्सन सेंगुइन है। वो फेशियल से कैसे पता चलेगा, जिसमें आपका नाक, गाल, आंख, हाथ, त्वचा, जो चमड़ी है इसकी बनावट, अ, हाथों पैरों की बनावट, वो आपको बताएगी कि कौन सा लिम्फेटिक है, कौन सा सेंगुइन है। तो आप इस चीज को प्लीज नोट डाउन जरूर करें। ओके। फेशियल इंप्रेशंस, हिंदी में बोलेंगे नैन नक्श। तो जो आपका लिम्फेटिक पर्सन होता है उसकी जो नाक होती है वो पुलनुमा होती है और आगे से चौड़ी होती है। जब लास्ट में उसका खत्म, नाक जब खत्म होगी तो वो टिप नहीं, पतली नहीं होगी, वो चौड़ी होगी। तो वो आपका लिम्फेटिक पर्सन होता है। अगर मैं इसको ड्रॉ करके बताऊं आपको एक, अगर मुझे इसकी ड्राइंग करनी है, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। ओके। वैसे तो हमारी ये जो ड्राइंग्स हैं ये सारी बुक्स में है, इसमें भी आप देख सकते हैं। मैं आपको बुक के सहारे ही थोड़ा सा इंप्रेशन इसका शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें जो नाक का जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत ज्यादा चौड़ा है। जो ये वाला पॉइंट है नाक का वो बहुत ज्यादा चौड़ा है। और अगर उसके एंड पे, एंड वाले बैंड पे भी देखेंगे तो वो काफी ज्यादा चौड़ा है। और आप जब इनके नाक को थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे नोज है आपका, जब वो यहाँ से स्टार्ट होगा तो वो हल्की से उभार से स्टार्ट होगा और उसके बाद वो सीधे जाता जाएगा और लास्ट में उसका नाक जो होगा वो चौड़ा हो जाएगा। हल्का सा उभार होगा। जब उसका आप फिंगर से ऐसे उसके नोज को चेक करोगे तो आपको लगेगा कि आपने किसी चीज को ऐसे बाईपास किया है, वो उभार से, और लास्ट में जो नाक होगा वो बिल्कुल चौड़ा हो जाएगा। तो वो आपका लिम्फेटिक पर्सन रहेगा। ये है आपके नाक से। इसके बाद अगर बात करें हम गाल की, तो जब वो पर्सन मान लीजिए स्माइल करेगा, जैसे मान लीजिए वो पर्सन स्माइल करता है तो जो उसके गाल जो है वो आंखों की जो दायरा है उससे बाहर चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपकी आंख का दायरा, जो लिम्फेटिक होगा वो चाहे जितना मर्जी बड़ी स्माइल भी कर ले
फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए वो जैसे ऐसे करके भी स्माइल कर ले तो उसके जो गाल हैं वो समतल रहेंगे, ऐसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं, मांस ही नहीं है वहां पे। तो ये आपका एक गाल की इंप्रेशन हो गया, चीक्स बाय इंप्रेशन ऑफ चीक्स। एक हमने नाक का बताया, एक हमने गाल का बताया। उसके बाद जो उसकी आंखें होंगी वो डार्क कलर में होंगी। सॉरी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। जो जो उनकी आईज जो होंगी वो डार्क कलर में होंगी, डार्क ब्लैक या डार्क ब्राउन, डार्क शेड के अंदर जो उनकी जो आईज होंगी। तो उससे आपको पता चलेगा कि ये पर्सन लिम्फेटिक टेम्परामेंट में है। डोमिनेंसी को भी हम क्लियर करेंगे, पर अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं नैन नक्श की। आज हम जो आपका किस तरह से आपको उसको जज करना है कि उसकी जो टेम्परामेंट है वो क्या है, उस चीज के अंदर वो क्या टेम्परामेंट शो हो रहा है। ओके। अब इसके साथ आपका बाल जो है वो मैक्सिमम टाइम जो होंगे वो आपको डार्क ब्लैक कलर में ही देखने को मिलेंगे, घने काले रंग के ही बाल आपको देखने को मिलेंगे। कई बार थोड़े ब्राउन टाइप के शेड आती है पर्सन की, जैसे मान लीजिए वो दिन में सूरज में जाएगा तो ऐसा लगेगा कि भूरे रंग के बाल हैं। तो इस तरह का उसमें आपको बाल के अंदर जो शेडिंग देखने को मिलेगी वो आपको ब्लैक शेड ही देखने को मिलेगी। और जो उनका रंग होगा, जो कलर होगा लिम्फेटिक पर्सन का, वो भी डार्क में देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको थोड़ा सांवला रंग या फिर गेहुआ रंग, आपको वो देखने को मिलेगा उसमें। अब इसके साथ अगर हाथ पैर की बनावट की बात की जाए तो उसमें जो पर्सन, जो लिम्फेटिक पर्सन होगा, उसके अमूमन जो हाथ होंगे वो आपको छोटे छोटे देखने को मिलेंगे। हाथ पैर जो पांव जो होंगे वो नॉर्मल थोड़े से वो स्मॉल साइज में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा थोड़ा सा जो उनकी चमड़ी होगी वो सख्त सख्त सी देखने को मिलेगी, शरीर के ऊपर ज्यादा बाल देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से जो उनके हाथ और पैर की जो बनावट है और जो उनकी चमड़ी है उससे आपको मालूम पड़ेगा कि ये पर्सन लिम्फेटिक हो सकता है। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा। नाक जो है पुलनुमा होगा, उसमें पुल एक ब्रिज टाइप होगा, पर लास्ट में जाके वो चौड़ा हो जाएगा, पतला नहीं होगा। ये लिम्फेटिक पर्सन की निशानी रहेगी। सेकंड, आपका जो उसके गाल होंगे वो बहुत ही समतल होंगे, प्लेन होंगे। मान लीजिए अगर वो बड़ी सी स्माइल भी करेगा तो भी उसके जो गाल है वो आंखें की जो आंख की जो ये पेरिफेरी है, ये समझ लीजिए कि ये जो हद है, अब वो स्माइल भी करेगा तो वो उसके हद के अंदर ही रहेंगे, चाहे जितनी मर्जी बड़ी स्माइल कर ले उससे बाहर नहीं जाएंगे। तो ये आपका लिम्फेटिक पर्सन का बाय इंप्रेशन ऑफ चीक्स हो गया। उसके बाद जैसे आंख की बात की, वो डार्क ब्लैक या डार्क ब्राउन की तरफ को उनकी आंखें आपको देखने को मिलेगी, लाइट शेड में उसकी आंख देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर उसके बालों का देखा जाए तो वो भी डार्क शेड के अंदर देखने को मिलेंगे, और मैक्सिमम टाइम वो बिल्कुल डार्क ब्लैक देखने को ही मिलेंगे। लाइट ब्राउन शेड में या फिर अलग शेड में उसमें आपको बाल देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद जो उसका रंग होगा, स्किन का जो कलर गोरे देखने को मिलते हैं। और अगर हाथ पांव की बनावट की बात की जाए तो हाथ पैर जो है वो थोड़े छोटे छोटे से होंगे, आम साइज से थोड़े छोटे होंगे। हो सकता है शरीर बड़ा हो, पर जब आप उनके हाथ और पांव देखेंगे तो लगेगा कि ये थोड़े से छोटे हैं उसमें। और उसके साथ जो उनकी जो चमड़ी होगी वो थोड़ी सख्त देखने को मिलेगी, रफ टाइप उनकी चमड़ी देखने को मिलेगी। पर उसके साथ जब आप उनके चेक करेंगे तो उनके जो बॉडी हेयर्स हैं, चाहे वो हाथ पैर पे बाल हो, चाहे वो और कहीं ऑर्गन पे आपके छाती पे बाल हो, वो आपको थोड़े ज्यादा देखने को मिलेंगे इस तरह के पर्सन के अंदर। तो ये था हमारा आइडेंटिफिकेशन बाय फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी एक्सप्रेशंस इंप्रेशंस। अभी मैं इसको संगवाइन की तरफ भी लेके जाता हूँ, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन लूंगा और लास्ट में फिर हम मिक्स टेम्परामेंट को स्टडी करेंगे। अब इसमें संगवाइन का जो नाक होता है वो एक तो होता है नॉन ब्रिज। नॉन ब्रिज का मतलब जब आप उसके ना ऐसे उंगली फेरेंगे तो कोई भी आपको यहाँ पे शुरू में उभार या किसी भी तरह का उभार देखने को नहीं मिलेगा, तो वो होता है बिना ब्रिज के।
नॉन ब्रिज्ड, बिना पुलनुमा नाक। पर वहीं पे जो लास्ट में जो उसकी नाक है वो चोंच की तरह थोड़ी पतली हो जाएगी। जैसे वो लिम्फेटिक में मान लीजिए चौड़ी नाक थी, पर संगवाइन में उसकी जो नाक की जो चोंच है वो बिल्कुल पतली हो जाएगी, तो वो आपका संगवाइन पर्सन है। अब अगर इसके गाल की बात करें, मान लीजिए ये हल्का सा भी हंसेगा, ये थोड़ा सा भी स्माइल करेंगे, तो इसके जो गाल हैं वो आंखों की पैराफ्री से बाहर चले जाएंगे। और अगर बहुत ज्यादा स्माइल करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आंखें छुप गई हैं, गाल ही पूरी आंखों को ढक लेंगे। तो इससे आपको मालूम पड़ेगा कि वो पर्सन सेंगुइन टेम्परामेंट में है। अब अगर बालों का रंग की बात करी जाए तो थोड़े लाइट शेड में देखने को मिलेंगे, और ज्यादा आपको ब्राउन शेड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इंडिया में तो ज्यादा ब्राउन और ब्लैक ही कलर के बाल ज्यादा पर्सन के अंदर होते हैं। और उसके अलावा जो बालों का जो टेक्सचर होगा वो भी थोड़ा सा मुलायम होगा, सिल्की सिल्की तरह के रहेंगे। और जो उनकी आंखें होंगी वो लाइट कलर की होंगी, चाहे वो लाइट ब्राउन हो, चाहे वो बिल्कुल लाइट ब्लैक हो, लाइट ब्लू हो, लाइट ग्रीन हो, पर वो लाइट शेड के अंदर आपको देखने को मिलेगी, या लाइट कलर के अंदर आपको वो उनकी जो आंखें हैं वो देखने को मिलेंगी। ये था हमारा सेकंड पार्ट ऑफ जो टेम्परामेंट डायग्नोसिस में। अब इसके बाद अगर हाथ पैर की बनावट की बात करें तो जो उनके हाथ और पांव जो होंगे वो चाहे बाजुएं हो, वो उनके आम शरीर से थोड़ा ज्यादा लंबी देखने को लगेंगी। ऐसा लगेगा कि शरीर उनका थोड़ा छोटा है, पर हाथ और बाजू और पांव उनके थोड़े, गर्दन थोड़ी उनकी लंबी है। तो ऐसे पर्सन जो है वो सैंग्वाइन टेम्परामेंट के पर्सन आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद अगर बात करें हम उनकी चमड़ी की, तो चमड़ी उनकी बहुत ही ज्यादा मुलायम होगी, और शरीर पे बहुत कम बाल देखने को आपको मिलेंगे उसमें। एक और मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा, संगवाइन टेम्परामेंट का जो आइडेंटिफिकेशन है। फर्स्ट नोज से, नाक से शुरू करते हैं। नाक बिना पुलनुमा होगा, जब आप उंगली फेरेंगे यहाँ पे तो बिल्कुल सीधी उंगली चली जाएगी, ऐसा नहीं लगेगा, जरा भी आपको उभार महसूस नहीं होगा उसमें। और लास्ट में जाके एक हल्का सा पुल बना हो, हल्की सी उसकी चोंच बन जाएगी, चौड़ा नहीं रहेगा नाक, वो चोंच बन जाएगी, तो वो आपका सेंगवाइन पर्सन हो गया। अब इसके बाद जो बात है उनके गाल की, तो जैसा बताया, अगर वो हल्का सा भी स्माइल करेंगे तो उनके गाल जो है वो आंखों की जो बाउंड्री है, पेरिफेरी है, उससे बाहर निकल जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा स्माइल करेंगे तो ऐसा लगेगा कि उनकी आंखें उनकी गाल के नीचे ही छुप गई है। और अगर उनके बालों की बात करें तो वो लाइट शेड के अंदर ज्यादा देखने को मिलेंगे, सिल्की और लाइट शेड में, ज्यादातर ब्राउन शेड उनको देखने को मिलेगी। और जो उनका रंग जो होगा वो चमड़ी का जो रंग होगा वो उनको सफेद आपको मैक्सिमम ये मिलेंगे आपको। अगर व्हीटिश भी हो उसमें भी वो गोरा कॉम्प्लेक्शन के अंदर होगा, डार्क कॉम्प्लेक्शन के अंदर नहीं होगा। और लास्ट में जो इनका आंखें हैं वो लाइट कलर में होगी, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, लाइट ब्राउन, जो भी कलर होगा वो लाइट शेड के अंदर देखने को मिलेगा आपको। और अगर हाथ पैर की बनावट की बात की जाए तो इनके हाथ पांव इनके शरीर के मुताबिक थोड़े से लंबे या बड़े बड़े देखने को लगेंगे। ऐसा लगेगा कि शरीर इनका छोटा है, पर हाथ पांव या गर्दन या बाजुएं, टांगे इनकी थोड़ी लंबी हैं। इस तरह से आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो वो आपका सेंगवाइन पर्सन की पहचान है। चमड़ी बहुत ही नरम देखने को मिलेगी, और उसके साथ बाल जो है वो शरीर पे ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये जो निशानी है ये है सेंगवाइन पर्सन की। अभी तक जो मैंने आपसे बात शेयर की है, अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज अपना पूछ सकते हैं। सैंग्यून टेम्परामेंट का स्किन का कलर कैसा बोले सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। कौन से वाले का सर, लिम्फेटिक का सैंग्यून या संगवाइन, टेम्परामेंट का दोनों सर? का? गोरा सर, सिर्फ आपका वो सैंग्यून का सर? जैसे ये संगवाइन जो होगा वो आपको जो है ब्राइट कॉम्प्लेक्शन में चमक, या फिर वो गोरा, अगर मान लीजिए ब्राउन कलर भी, व्हिटिश कलर भी है, तो व्हिटिश में भी उसकी जो कॉम्प्लेक्शन होगी वो व्हाइट या फिर मतलब सांवली नहीं होगी, डार्क नहीं होगी, लाइटर होगी। जो उसकी चमड़ी का जो कलर होगा वो लाइट कलर में होगा, या तो वो गोरे रंग का होगा, या फिर अगर ब्राउन या ब्रिटिश कलर भी है तो उसमें भी वो चमकदार तरह का होगा, ऐसा नहीं, डल नहीं लगेगा कलर उसका। एनीवन एल्स? थैंक यू सर। जी ओके सर, थैंक यू। एनीवन एल्स, किसी का कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग? देख लीजिए, पूछ लीजिए,
क्योंकि अब आगे जो मैं आपको बताऊंगा तो उससे तो और भी ज्यादा चक्कर आने शुरू हो जाएंगे आप लोगों को ना। तो प्लीज अगर कोई क्वेश्चन है अभी भी इस इतने से इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग पे तो प्लीज जरूर पूछें। ओके मैम, जो आपके जो क्वेश्चंस है ना मैम, वो हम अभी स्टडी कर रहे हैं, मैंने अपने सीनियर से भी शेयर किया है। वो जैसे ही मुझे उसका अपडेट आएगा फिर हम एक दिन रखेंगे जिस दिन हम पूरा क्वेश्चन आंसर ही रखेंगे, उस दिन कोई सेशन नहीं होगा, सिर्फ हमारी कॉमन डिस्कशन होगी, तो एक दिन वो भी रखा जाएगा। थैंक यू। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और अब आपको असली जो इन्फॉर्मेशन है उसकी तरफ को लेके चलते हैं। असली इन्फॉर्मेशन इसलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है, सॉरी जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतवर्ष में 80% लोग मिक्स टेम्परामेंट के पाए जाते हैं। अब मैंने आपको टेम्परामेंट जानने के लिए अभी तक कौन कितने तरीके बताए? चलने का ढंग, चलने के ढंग में बताया, फिर नेक्स्ट से मैंने आपको बता दिया। अगर आप इसी को थोड़ा ब्रीफ में जाएंगे तो ये आपके कम से कम 8 से 10 तरह के पॉइंट बन जाएंगे जो आपको ऑब्जर्व करने और जिसका आपको डाटा बनाना पड़ेगा उसमें, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जो पर्सन आपके पास आया उसकी पहले एड़ी लग रही है जमीन पे, ठीक है, पर नाक उसका चोंचनुमा निकल आया। तो आप कैसे उसमें गैस करेंगे कि ये लिम्फेटिक है या संगवाइन है? तो उसके लिए आपको उसका पूरा जो, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 बातें हैं, 10 में से आप उसकी कम से कम तो 5-6 बातें सेम होनी चाहिए, एक तरह की होनी चाहिए, वो डोमिनेट निकल के आएगी और हमेशा आपको वो देखने को मिलेगा भी। हो सकता है 10 में से 9 और 1 निकल के आए, पर कभी ऐसा नहीं होने वाला है कि 5-5 हो। 5-5 होने वाले भी बहुत कम केस हो सकते हैं, पर मैक्सिमम टाइम यही रहेगा कि एक 6 लिम्फेटिक के सिम्टम उसके अंदर नैन नक्श है या फिर लिम्फेटिक के उसकी नेचर है तो 6 उसमें पॉइंट निकल के आएंगे और 4 सिग्वाइन के पॉइंट निकल के आएंगे। उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस पर्सन की जो डोमिनेंसी है वो आपकी किस टेम्परामेंट की डोमिनेंसी है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को, क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, उसका डाटा बनाएंगे। मान लीजिए आपने 10 चीजों को पॉइंट का आपने डाटा बना लिया, अभी इसके आगे और भी पॉइंट आने वाले हैं। जो मैंने आपको 15 पॉइंट बताए थे तो उसमें से अभी हमने सिर्फ 2 पॉइंट कवर किए हैं। अब इस बात पे किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई सवाल पूछना चाहे? देखिए, नहीं समझ आया है तो बोल दीजिए कुछ नहीं समझ आया, यहाँ पे कोई मजाक उड़ाने वाला नहीं है ना। और कुछ आपको लग रहा है कि ये सही इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी बोलिए कि सर ये मुझे लगता है सही इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर वो गलत होगी तो मैं आगे उसको एक्सेप्ट करूं, अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है तो मैं उसको क्लियर करूं, है ना। तो इसलिए प्लीज डिस्कस हेलो जरूर सर, करें। नमस्ते। जी नमस्कार जी। सर नमस्ते। ये कह रहे हैं सर, जैसे किसी की बॉडी गर्म जी है ना, और सर्दी खांसी होती रहती है साल में 2-4 बार, और जब सर्दी खांसी जी होती है तो महीने 2 महीने में ठीक होती है, तो ये कौन से जी टेम्परामेंट का आएगा? सर, इसमें आपका टेम्परामेंट, ये तो आपने मेडिकल कंडीशन बता दी ना। लिम्फ वाला हाँ पर्सन जो होता है ना उसका, अब जी। मैं आपको इसमें एक इसी चीज में थोड़ा एग्जाम्पलेशन कर देता हूँ। जो हम्म। लिम्फेटिक पर्सन होगा उसको जो क्या बोलते हैं चेंजेस आएंगे, उसकी जो बॉडी में चेंजेस आएंगे वो जब मौसम जैसे मान लीजिए सर्दी शुरू हो रही है ना तो उसमें हम्म। उसको इतने चेंजेस नहीं आएंगे, पर जब सर्दी खत्म हो जी रही होगी तो उसमें चेंजेस आएंगे। वहीं पे जो संगवाइन पर्सन होगा उसको जब सर्दी शुरू हो रही होगी तब चेंजेस आएंगे, पर जब खत्म हो रही होगी तब उसको चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये भी इसमें आपको कई चीजें देखने को मिलती है। ये तो आपने सिम्टम बताया, ये तो कॉमन निकल के आएगा, शरीर भी गर्म होगा, सर्दी खांसी लंबे समय तक निकलेगी तो दोनों पर्सन को होगी। तो उसमें जो उसका हम्म। टेम्परामेंट कौन सा है वो उसके उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। नहीं, जैसे किसी की बॉडी शुरू जीरो से गर्म रहे, 20-22 साल का लड़का है जैसे, तो अपन उसको ठंडा गर्म नहीं मान सकते क्या? सर आप मेडिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं, हम टेम्परामेंट की बात कर रहे हैं ना।
अच्छा। हेलो सर नमस्कार। हेलो सर बरसात शुरू नमस्कार। होने पे जो बीमार हुआ वो सेंग्वाइन टेम्परामेंट का होगा, और जो बरसात खत्म होने पे बीमार हुआ वो आपका लिम्फेटिक टेम्परामेंट का होगा। हेलो सर नमस्कार। जी नमस्कार जी सर। जी लिम्फेटिक का सर जो बर्न होता है जन्म जी ये किस मंथ में होता है सर? सर, ये जो लिम्फेटिक एंड लिम्फेटिक डोमिनेंट जो होते हैं ये शुरू के जो 6 महीने होते हैं उसमें होते हैं, जनवरी टू जून। जी और जो जनवरी सेंग्वाइन और सेंग्वाइन डोमिनेंट होते हैं वो लास्ट के जो 6 मंथ होते हैं उसके अंदर होते हैं। जी जी यानी जुलाई से दिसंबर तक। जी जी। जी ठीक है। और सर मिक्स में हम कैसे उसको इससे जन्म से लेकर उसको नहीं डिफाइन करते ना सर? सर नहीं, जन्म से नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो आखिर में वो जो कंडीशन है ना वो प्योरली जी जी हमारी जो बॉडी की जो सस्टेनेबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं माता पिता की भी जी जी सस्टेनेबिलिटी होती है। मान लीजिए माता पिता दोनों मिक्स में है तो उसमें बच्चा जी प्योर टेम्परामेंट का निकल के आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर जी माता जी पिता दोनों अपने उसमें तो उसमें वो मिक्स का निकल के आ सकता है ना। तो वो जी जी तो एक बस इतना ही। जी 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 ये नेटवर्क सर थोड़ा वीक आ रहा है। हेलो सर नेटवर्क आवाज नहीं आ रही सर। हेलो। जी जी सर, जी जी सर। बोलिए। हाँ आवाज नहीं आ रही थी। हाँ सर दूसरी बात सर ये जो है जैसे कि लिम्फेटिक जो है ज्यादा तेल और जो है मिर्च मसाले वाली चीजें नहीं पसंद करते हैं, नॉन वेज भी कम खाते हैं। जी और तो ऐसे में अगर मान लीजिए अगर हमारे जो कुछ ऐसे रिलीजन्स मतलब हैं जिनका जो बिहेव है मीट खाना या जो है, तो ऐसे में क्या वो लिम्फेटिक हो सकते हैं कि वो मिक्स में हम उसको गणना करें? सर, मैंने आपको यही बात बताई थी ना कि मैक्सिमम जो पर्सन है वो जी मिक्स पर्सन ही है, ठीक है। जी जी आपको नहीं उनके जैसे अंदर भी ऐसे एडी पर्सन देखने को मिल जाएंगे जो कि जी जो बोलते हैं कि उनकी कंडीशन ही ऐसी होगी कि वो मीट मांस खाते होंगे तो उनको बदहजमी हो जाती होगी। तो जी इसलिए वो उनकी डाइट ही ऐसे बन गई होगी कि घर वालों ने बोले कि भाई इससे मीट मांस नहीं खाया जाता है, इसको आप घास फूस ही खिलाओ। जी जी जी। जी तो जो ठीक आपका जो क्वेश्चन उसमें वो यही रहेगा, बॉडी के स्वभाव को नहीं छेड़ सकते आप। जी मिक्स वाला है वो थोड़ा बहुत तो खा लेगा, पर जो प्योर में लिम्फेटिक में होगा उसकी बॉडी नहीं सस्टेन कर पाएगी उसको सर। अच्छा अच्छा वो जी बीमार रहना शुरू कर देगा, बार बार बीमार होगा। तो जी फिर कहीं ना जी कहीं जी उनको पता चल जाएगा कि भाई इसमें ये तरह की दिक्कत आ रही है, तो इसको बदल देना चाहिए अब। जी 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 हाँ सर ऐसे देखे जैसे हमारे कुछ मुस्लिम साथी हैं और वो लोग जी। मीट नहीं खाते हैं, तो कहने का मतलब वो फिर लिम्फेटिक में उनको थोड़ा सा वो करूँ जो है। आप हाँ उसमें देखिए ना, जी आप चेक कीजिए तो अगर मान लीजिए प्योर लिम्फेटिक नहीं हो तो उसमें 100% वो डोमिनेंट लिम्फेटिक होंगे। जी 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 कभी कभी जैसे एड़ी भी पड़ती है, पहले पे एड़ी पड़ रही है और नाक भी ऊपर चौड़ी है, फिर भी जो है जी वो मीट खा रहे हैं, तो ऐसे में मैंने थोड़ा सा डिवाइन किया था कि बिल्कुल सर, आखिर में मैंने आपको क्या बताया, आपके पास जी पूछने के लिए आपके पास जानकारी के लिए 100 बातें हैं, ठीक है। जी जी अब 100 में से 51 बातें एक तरफ होंगी और 51 एक तरफ होंगी और 49 एक तरफ होंगी, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि 100 में से 90 एक तरफ हो नहीं और 10 एक नहीं तरफ हो। नहीं पर सर जो ठीक है। जिसकी बात ज्यादा होगी वो लिम्फेटिक वो डोमिनेंसी उसकी कहला जाएगी। ठीक 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 सर। जी ठीक सर। ओके सर। जी। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है वो उस मान लीजिए उसके जो पिता है वो शांत स्वभाव के हैं, पर माता जो है वो थोड़ा गुस्सा जल्दी कर देते हैं। तो उसमें अपने पिता का शांत स्वभाव तो आ जाएगा, पर उसमें अपनी माता का वो गुस्सा भी रहेगा, है ना। तो इस तरह की वो सारी चीजें होती हैं सर। तो वो डोमिनेंसी ही क्लियर करती है लास्ट में जाके कि किस चीज पे आपका फाइनल पॉइंट आके रुकेगा। और ये हमारे अभी जैसे लास्ट में जो ऑर्गन सिस्टम आपको बताए गए थे ना, सेंगवाइन के ब्लड के अंदर सेंगवाइन टेम्परामेंट के अंदर कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम आएंगे और लिम्फेटिक के अंदर, लास्ट में जब हम इसको कंक्लूड करेंगे तो हम आपको थोड़ा सा इसमें इंडिकेशन भी करवाएंगे कि मान लीजिए अगर ये फैक्टर उसमें खराब है पर्सन के, तो उसमें ये इस ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम में खराबी हो सकती है लिम्फेटिक चैनल के। अगर ये फैक्टर्स खराब है तो उसको भी हम लास्ट में जरूर ब्रीफ करेंगे
कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है सर, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ इसको इन्फॉर्मेशन को कर रहे हैं इकट्ठा। अभी हम सारे मिलके जब पूरी हमारे पास इन्फॉर्मेशन हो जाएगी उस दिन आपको मैं बोलूंगा। अब उस दिन ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी, अब देखिए इसको निकाल के इसके साथ आप इसको प्लस कीजिए, इसके साथ माइनस कीजिए इन्फॉर्मेशन को, आपके पास क्या रिप्लाई निकल के आएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको वो रिप्लाई निकल आ जाता है ना। जी 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 सर, जी, एक तो क्वेश्चन था सर और मेरा। जी जी सर जैसे इस समय जो है लोगों को मैंने सर दर्द में S1 जी और WE दिया है, जी उससे भी वर्क आता है बढ़िया, लेकिन मैंने किसी को S1 F1 WE दिया है, तो ऐसे में अगर जो लिम्फेटिक है तो उसको अगर हम S1 साथ में मिला के जैसे हम दे देते हैं तो जी वर्क तो करता है, लेकिन क्या उसको हम S1 की जगह दूसरी मेडिसिन उसमें S1 F1 WE की जगह S1 की जगह दूसरी चूज करके दे तो और बेहतर रहेगा सर? सर सर अब ये थोड़ा सा देखो, जो अब इसमें भी अगर मान लीजिए हाई बीपी की वजह से है जी तो उसमें हम थोड़ा सा अलग करेंगे। पर जो आपका ये क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग मुझे एक बार अपने सीनियर से डिस्कस जरूर करना पड़ेगा। पर जी जहां तक मैं अगर इसको थोड़ा सा पीछे रखें तो जी आपका F1W तो यूज होने वाला है ना। जी जी मोर ज्यादा उसके लिए आप F1YE को भी यूज कर सकते हैं, F1RE को भी यूज कर सकते हैं। जी S1 आपका यूनिवर्सल रेमेडी है और वहीं जी पे S1 आपका लिम्फेटिक पर्सन की भी रेमेडी है ना। जी 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 जी, तो ठीक इसलिए उसमें आप S1 का यूज कर रहे हैं। पर अब इसका जो आपका है इसका मैं जरूर सर से एक बार डिस्कस करके मैं ठीक आगे आपसे जरूर इसको शेयर करूंगा सर। ठीक मैं ठीक इसको नोट डाउन कर लेता हूँ सर प्लीज। ओके, तब तक कोई नेक्स्ट पर्सन क्वेश्चन करना चाहे तो प्लीज अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। एनीवन एल्स प्लीज? ओके, हमारे जो नेक्स्ट लेक्चरर हैं, गेस्ट लेक्चरर हैं वंदना मैम, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैम से कि मैम अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना प्लीज एक बार कैमरा एंड माइक ऑन कर लें। ओके मैम, मैं आपको मेन स्क्रीन पे आप आ चुके हैं इस समय। प्लीज अपने लेक्चर को आप कंटिन्यू करें। ठीक है सनम जी, धन्यवाद। थैंक यू आज मैम। का टॉपिक है यूट्रस फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड आपकी यूट्रस से जो वॉल मसल, यूट्रस की जो वॉल्स हैं मसल्स से, जिन मांसपेशियों से बना है, उन्हीं के अंदर ओवर ग्रोथ होती है, तब आपका फाइब्रॉइड बनती है, गांठ बनती है। नॉन कैंसरस होती है, जरूरी नहीं कि वो कैंसर वाली हो। ये एक कॉमन आम समस्या है। 4 प्रकार का होता है: इंट्राम्यूरल, सबम्यूकोसल, सबसिरोसल एंड पेडंकुलेटेड। इंट्राम्यूरल का मतलब है गर्भाशय की दीवार में, यानी गर्भाशय की जो मसल्स हैं उनके अंदर डेवलप होना, गांठ का बनना। सेकंड जो सबम्यूकोसल है वो आपका एंडोमेट्रियम जो वॉल है उसमें उसके अंदर जब डेवलपमेंट, एंडोमेट्रियम सेल्स के अंदर ही जब गांठ बनेगी वो सब म्यूकोसल कहलाएगी। सब सिरोसल का मतलब है जो वॉल है उसके बाहरी सतह पर गांठ का बनना। और पेडंकुलेटेड का है कि एक डंठल के सहारे लटकी होना। जो गांठ बनती है वो ओवर साइज बाहर की तरफ लटकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो ये फाइब्रॉइड के टाइप हैं जो यूट्रस के अंदर आपका दिखाई देते हैं। इनके जो कॉज हैं, कारण है आपका हार्मोन्स का असंतुलन, आनुवांशिक भी हो सकती है। हार्मोन के कारण अगर इसमें हम देखेंगे तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन 2 हार्मोन्स हैं जो इसके लिए उत्तरदायित्व निभाते हैं। कम आयु में यदि पीरियड्स जल्दी शुरू हो जाते हैं तब भी यूट्रस फाइब्रॉइड बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
मेनोपॉज के बाद अक्सर ये थोड़े साइज में छोटे होते हैं। जिस समय आप जो फीमेल कैंडिडेट है, रिप्रोडक्शन जो आयु रहती है उस समय पर, उसमें फाइब्राइड बड़े साइज का होता है। आनुवांशिक कारण, जैसे कि आपका परिवार में किसी महिला को हो या किसी की बहन को भी हो, तो उस समय में रिस्की ज्यादा रहता है। एज फैक्टर, 30 to 45 ईयर की एज में ये चीज ज्यादा पाई जाती है। ओबेसिटी भी एक इसका कारण है। ओबेसिटी आती कब है? जब एस्ट्रोजन हार्मोन्स ज्यादा बनता है, तब शरीर के अंदर वो ओबेसिटी की तरफ उस पे मेल कैंडिडेट को लेके जाता है। बार बार मिसकैरेज होना, गर्भ ना ठहरना, जिन महिलाओं में प्रेगनेंसी नहीं होती उनमें ऐसे दिक्कत दिखाई देती है। कई बार जब हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन के संबंधित जब कोई पेशेंट अपना ट्रीटमेंट कराता है, तो हार्मोनल जो ये मेडिसिन होती हैं, इनका भी लंबे समय तक उपयोग करने से भी ये जो है दिखाई देता है। लाइफ स्टाइल, आज की डेट में जैसे आप देखते हैं कि एक लाइफ स्टाइल जो है आपका, ज्यादा जंक फूड खाना, शारीरिक गतिविधियों का कम होना, तनाव में रहना, अर्ली मिनार्क, जैसे मैंने अभी बोला था कि जल्दी कम उम्र में, मान लीजिए कि 12-13 साल की उम्र में है, यदि वो 10 या 11 साल की उम्र में भी अगर पीरियड आना शुरू हो गया है, तो वो आपका एक 35 के आसपास आके वहां पर यूट्रस फाइब्रॉइड या उनको मीनोपॉज वाली कंडीशन में आके इस तरह की दिक्कत दिखाई देगी। सिम्टम्स, कॉमनली सबसे ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होना, मिनोरेजिया की कंडीशन दिखाई देगी। पीरियड्स ज्यादा दिनों तक चलते हैं आपके, 1 से 2 बार या 3 बार तक की कंडीशन पेशेंट को आती है। हैवी पेन रहता है लोअर एब्डोमेन में, पेल्विक रीजन में, और कई बार ऐसा पेट महसूस करता है कि पेट में गांठ है, जबकि वो पेट में नहीं, आपका यूट्रस के अंदर होती है। पेल्विक दर्द, कमर दर्द, कई बार ऐसे उसमें आपको बार बार पेशेंट को पेशे आता है या रुक रुक कर आएगा, कम होगा, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। कई पेशेंट आपका जब हैवी ब्लीडिंग होती है तो वो एनेमिक होने के लक्षण भी उसमें दिखाई देंगे। एनेमिक होगा तो कमजोरी, थकान, सांस फूलना, एचबी कम होगा तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा भी चलेगा तो सांस फूलेगा उसका। रिप्रोडक्शन से संबंधित, जैसे मिसकैरेज होना, बार बार गर्भपात हो जाना या इनफर्टिलिटी रहना, गर्भ प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती ही नहीं है, या होगी भी तो उस समय पे दर्द बहुत ज्यादा बना रहेगा प्रेगनेंसी के दौरान। रिस्क फैक्टर, कॉमन कारण फाइब्रॉइड के होने के हैं। नंबर 1, एज, जैसे कि आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि अपना कैरियर को लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, तो 30 या 45 ईयर की महिलाओं में यह ज्यादा देखने को मिलेगा। हार्मोनल, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का ज्यादा प्रभाव इसके अंदर दिखाई देता है। जल्दी पीरियड शुरू होना, फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी ना हो पाना, लाइफ स्टाइल, जो स्टाइल के फैक्टर्स हमारे हैं, अभी जैसे सारे एक रिपीट किए थे मैंने, जंक फूड, मैदे वाली चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना, एक्सरसाइज, योगा वगैरह ना करना, इनकी कमी, टाइम ही नहीं निकालते हैं इन सब चीजों को करने के लिए, स्ट्रेस में रहना, लंबे समय तक हार्मोनल इम्बैलेंस का ट्रीटमेंट लेने से भी ये जो है ऐसा होता है, ये रिस्क फैक्टर है। कई महिलाओं में आपने देखा होगा इसके कारण आपका हाई बीपी भी कहीं कहीं पे संबंध इसका पाया गया है। विटामिन डी की कमी होना, विटामिन डी अगर हमारी बॉडी में कम है, मान लीजिए एनेमिक कंडीशन है और वो विटामिन डी की भी कमी उसके अंदर आ रही है, तो कई बार रिस्क बढ़ जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कहीं कहीं पर कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं पारिवारिक की होता ही नहीं है, सामुदायिक भी कहीं कहीं पर, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे पाया जाता है रिस्क फैक्टर के दौरान। कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी? अगर हम समय से ट्रीटमेंट लेते हैं तो हम कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस है मिनोरेजिया, ज्यादा ब्लीडिंग होना, एचबी की, हीमोग्लोबिन की कमी, बॉडी में आयरन की मात्रा कम होगी तो जो है आपका मिनोरेजिया की कंडीशन आपको दिखाई देगी। इसके साथ साथ तेज दर्द,
पीरियड्स के दौरान जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, पीरियड आते हैं, उसमें दर्द के साथ अगर वो होता है तब भी आपको जो है कॉम्प्लिकेशंस इसमें बढ़ जाते हैं। दूसरा, पेट के निचले हिस्से या कमर में दर्द रहना, एनीमिया से जुड़ी प्रॉब्लम पेशेंट आपको बताएगा, कमजोरी रहती है, थकान रहती है, चक्कर आता है, सांस फूलता है, चलने का मन नहीं करता, बैठने उठने का मन नहीं करता है, तो ये इसके रिस्की फैक्टर हैं। इनफर्टिलिटी, प्रीमैच्योर डिलीवरी, और यदि डिलीवरी के समय पे बच्चे की पोजीशन गलत होती है तब भी इससे आपका यूट्रस फाइब्रॉइड होने के इसके साथ इन सब कारणों के साथ साथ अगर ऐसा बार बार बना रहता है, कॉन्स्टिपेशन भी बना रहता है, तो आसपास के जो अदर ऑर्गन्स हैं उन पर भी प्रेशर आ जाता है, जैसे यूरिन ब्लैडर पर दबाव आना, बार बार पेशाब उसको जाना पड़ता है, आंतों पर दबाव रहता है कॉन्स्टिपेशन के कारण, किडनी पर भी अगर बहुत ज्यादा बड़े फाइब्रॉइड होते हैं, एक से ज्यादा और बड़े बड़े साइज के हैं, तो किडनी पे भी वो असर दिखाते हैं, बल्कि यूट्रस भी उसमें आने लगता है। गर्भाशय का आकार नॉर्मल साइज से बड़ा दिखाई देता है। डीजनरेशन होना, खास तौर पर ये प्रेगनेंसी में होता है, जब फाइब्राइड उसमें आप ये कह सकते हैं कि वो खराब कर रहा है ऑर्गन को, तो डीजनरेशन होना वहां पर अचानक तेज दर्द और बुखार भी हो सकता है। ये हमारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। प्रिवेंशन, हालांकि फाइब्रॉइड को पूरी तरह हम संभव नहीं है, लेकिन जोखिम कम कर सकते हैं, तो हमारे प्रिवेंशन भी क्योर होगा। सबसे पहले, मोटापा अगर पेशेंट को है तो उसका क्यों आ रहा है? एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण, जिससे रिस्क बढ़ेगा, तो फाइब्राइड ओवरसाइज भी उसमें होंगे, तो इसको वजन को कंट्रोल करना है। बैलेंस डाइट लेनी है, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, आयरन रिच जो है अपना फाइबर युक्त भोजन पेशेंट को करने की सलाह दें, तला भुना, जंक फूड, मैदे वाली चीजें, इन सब चीजों को खाने के लिए मना करें, अवॉइड कराएं उनको। और यदि कोई मीट खाने वाले पर्सन हैं, नॉनवेज खाते हैं, और उसमें भी खासकर रेड मीट लेते हैं, तो उसमें आपको उसको अवॉइड कराना है, बंद कराना है। यदि पेशेंट में विटामिन डी की कमी है तो धूप में बैठने की सलाह दें, उसको विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा के लिए कहें, और ज्यादा ही अगर वीक है तो फूड सप्लीमेंट विटामिन डी भी उसको प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं आप, या जो हमारे ड्राई फ्रूट्स आते हैं उनको भी आप उनको कहेंगे तो उससे भी आपका होगा। हार्मोन्स का संतुलन बनाए रखने के लिए भी कहें कि आपका ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नियमित समय समय पर जांच कराने की सलाह दें। यदि आपका फाइब्राइड पारिवारिक हिस्ट्री में आ रहा है तो उसके अच्छे से इंफॉर्मेशन लेके उसी अकॉर्डिंग आप उसको सारे समय समय पर बताएंगे कि हाँ आपको समय पर अल्ट्रासाउंड कब कब करवाना है, या हीमोग्लोबिन की कमी आ रही है तो उसको भी हर दूसरे महीने आप उसको चेकअप करवा सकते हैं। तनाव कम करने के लिए कहें, मेडिटेशन करने को कहें, नींद भरपूर लेने को कहें कि अच्छे समय से आप कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद आप लें, योग आप करें, ऐसी आप कुछ एक्सरसाइज बता सकते हैं जिससे कि पेशेंट को नींद अच्छे से आए। शारीरिक सक्रियता बनी रहनी चाहिए, आपकी बॉडी एक्टिव रहनी चाहिए, लंबे समय तक एक स्थिति में ना बैठे रहें, रोजाना कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज करें, किसी भी तरह कुछ भी करें, नॉर्मल जॉगिंग करें, या एक ही जगह खड़े होकर आपका एक्टिविटी जैसे कि पैरों से एक्सरसाइज करनी है वो आप उसको करवा सकते हैं। अदरवाइज जैसे कि आप कह भी सकते हैं कि आपको अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें आप उसको योगा के दौरान बटरफ्लाई आसन भी आप बता सकते हैं, या भुजंग आसन, बहुत सारे इस तरह के एक्टिविटीज हैं जो उसको आप नॉर्मल करने के लिए कहिए। कदम ताल करने के लिए कह दीजिए कि एक ही जगह खड़े होकर आप 15-20 मिनट आप कदम ताल करें, उसके बाद योगासन करें, आपका जो प्राणायाम होता है वो आप करें। और यदि पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, अनियमित पीरियड है, तो उसको अनदेखा ना करें, उसको आप सलाह दे सकते हैं इस तरह का कि अगर ऐसा है तो तुरंत अपने नियर बाई जो आपका फैमिली आता है तो उससे सारी हिस्ट्री इस तरह से लेनी है आपने। तो ये हमारे प्रिवेंशन और आपका कॉम्प्लिकेशंस, रिस्क फैक्टर,
ये सब आपके हमने इसमें हमें डिस्कस पेशेंट से पूछ सकते हैं इस तरह से कि आपके साथ इस तरह की अगर कोई वो रिपोर्ट लेकर आता है तब आप उसमें आप देख सकते हैं। नॉर्मली इस फाइब्राइड के अंदर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, तो उसका आप जो है जब पेशेंट को आप देखेंगे तो उसका आपने ध्यान रखना है। और ट्रीटमेंट में से पहले डायग्नोज, आपके पास जब फर्स्टली आपका पेशेंट आ रहा है तो रिपोर्ट को उसको देखने से पहले आप उसकी टेम्परामेंट भी आप देखें और पल्स डायग्नोज भी आप करें। इसमें क्या होगा, जब आप पल्स डायग्नोज करते हैं, पल्स डायग्नोज में आपका फर्स्ट आपका जो 3 पॉइंट होते हैं, फर्स्ट मिनिस्कस, सेकंड मिनिस्कस, थर्ड मिनिस्कस, तो ये आपने देखनी है। और इसके साथ साथ एंडोक्राइन ग्लैंड से संबंधित समस्या है तो आपको सेकंड मिनिस्कस का आपको, और एक आपका कभी कभी ऐसे पेशेंट में कई बार क्या होता है, इंडेक्स फिंगर की थर्ड मिनिस्कस में भी पाल्पिटेशन दिखाई देती है। फर्स्ट और सेकंड आपका, फर्स्ट आपका इंडेक्स फिंगर की थर्ड मिनिस्कस, और सेकंड फिंगर जो आपका है मिडिल फिंगर है उसकी फर्स्ट मिनिस्कस, दोनों में आपको पाल्पिटेशन दिखाई देती है। ये कब दिखाई देगी, जब आपको पेशेंट का आपके पास जिस समय आता है वहां पर ब्लीडिंग कम हो रही होगी उसकी, और साथ में क्योंकि फाइब्राइड है, सिस्ट भी फाइब्राइड बना हुआ है, तो उसके लिए भी आपको दोनों फिंगर्स में आपको पाल्पिटेशन दिखाई देगी। तो उस समय आप उसको पूछ सकते हैं क्या आपको इस समय पीरियड साइकिल चला हुआ है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो पेशेंट आपको बता ही देगा इस तरह से। तो ये आपने देखना है। और इसके साथ साथ आपने उसको अल्ट्रासाउंड आपने लेना है कि वाकई इसको जो फेब्रॉइड है उसका साइज क्या है, क्योंकि पल्स डायग्नोस के दौरान आप उसको आइडिया दे सकते हैं कि इतनी बड़ी हो सकती है। एक्चुअल साइज मेजरमेंट के लिए आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं उसका। ट्रीटमेंट की बात करेंगे अब, तो ट्रीटमेंट आपका कॉमनली हमारी फीमेल स्पेसिफिक रेमेडी S2 A2BE C2 ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर जो डायल्यूशन जाएगा वो D4 में जाएगा। यहाँ पर हमें कंप्रेस करना है ब्लू इलेक्ट्रिसिटी एंड GE का अल्टरनेट 25 नंबर पर। 25 नंबर जो आपका प्यूब्स कहलाता है, ये यूट्रस का मेन पॉइंट है। इसके अलावा यदि बैक में भी पेन पेशेंट को रहता है तो 20 नंबर हमारा सैक्रल नर्व है, तो उसको भी हम यहाँ पर इसमें अनसन पॉइंट पर भी हम इलेक्ट्रिक की बात करेंगे। तो S2 A2BE D4 में, C2 ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी D4 में, ये हमने देना है। यहाँ पर हमारा बुक का फॉर्मूला पहले भी आप देंगे। बुक के फॉर्मूले में आपको मसाज के लिए लिखा हुआ है C5L2GE, हम इसका भी कर सकते हैं। ये डायरेक्ट लगाना है, आपने डाइल्यूशन नहीं बनाएंगे। यहाँ पर C5L2GE को डायरेक्ट इक्वल मात्रा में लेकर D3 का उसको 20 नंबर पर आपने लगवाना है। और ये नहीं करते हैं तो BE और GE को डायरेक्ट 10 मिनट के अंतर से आपने BE या GE का, दोनों में से कोई भी एक चीज आप अप्लाई करेंगे। ड्रॉप में R21 लेंगे, गाइनी प्लस लेंगे सिरप में। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। नमस्कार जी, एक एक करके बोलिएगा सर। जी जी मैम, वो बीई कब लगाना है और जीई कब लगाना देखिए, पीने के लिए जो हमने डाइल्यूशन पीने के लिए देना है वो है आपका S2A2BE और C2 ये तो हमने पीने के लिए देना है। सिरप हमने पीने के लिए दिया है, R21 हमने पीने के लिए दिया है। लगाने वाली जो मेडिसिन है, दो फॉर्मूले मैंने बताए हैं। पहला बुक का C5L2GE, आपने इसको करवाएंगे डायरेक्ट D3 से आपने लगवाएंगे 25 नंबर पर। 2 टाइम कराइएगा, मॉर्निंग एंड इवनिंग।
पर्याप्त होता है। यदि ज्यादा ही उसको प्रॉब्लम हो रही है, पेन ज्यादा रहता है, तब आप 3 बार भी कंसिडर कर सकते हैं। आफ्टर मील में आपका कराना है, यदि नाश्ता करने के बाद करवा रहे हैं तो आपने ये कम से कम खाना खाएं, नाश्ता खाएं लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद। रात को सोने से पहले करवा सकते हैं। खाने के ऊपर तुरंत नहीं करना है, क्योंकि खाने के जब हम खाना खाते हैं तो ऑलरेडी बॉडी में हमारी एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, तो उस समय नहीं करेंगे, लगभग 1.5 से 2 घंटे का गैप लेंगे, तब आपने ये करना है। या C5L2 GE का नहीं कर रहे हैं तो आप BE अल्टरनेट GE इसको 10 मिनट के अंतर से 25-20 नंबर पर लगवाएंगे। बुक आप लोगों के पास है, एक्चुअल पोजीशन के लिए आपको वहां पर पिक्चर देखने को मिल जाएगी। जी रामकृष्ण अग्रवाल जी, आप कुछ कह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। कौन क्वेश्चन, जो भी कोई क्वेश्चन कर रहे हैं? एनी अदर मुझे क्वेश्चन? लगता है मैम, मुझे लगता है थोड़ा सा ना क्वेश्चन नहीं है तो आप अपने लेक्चर को कंक्लूड कर दीजिए प्लीज। लेक्चर कंक्लूड हो चुका है। जी बोलिए बोलिए, आप ही बोलिए। आवाज समझ में नहीं आ रही है, आप क्या जानना चाह रहे हैं? डॉक्टर रामकृष्ण अग्रवाल जी, आपका कोई क्वेश्चन है? देखिए, अभी तक हमने जितनी डिजीज के डिस्कस किया है, सभी में सिम्टम्स, कारण लगभग सिमिलर हैं। ठीक है, सबसे मेन कारण हार्मोन्स का डिसबैलेंस आता है। फाइब्राइड क्यों बन रही है? क्योंकि वहां पर ओवर ग्रोथ हो रहा है मस्कुलर, जो यूट्रस की मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उसके अंदर गांठ बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि वहां से प्यूरिफिकेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, और वहां पे जब मांसपेशियों में ब्लड सर्कुलेशन जब वहीं का वहीं रुक रहा है, तो वहां पर वो उसके द्वारा वहीं से आपका ओवर ग्रोथ वहीं पे हो रही है, और इसी वजह से वो फिर बाद में आपको पीरियड साइकिल के दौरान आपको 2 से 3 बार तक का, या कई बार आपका पीरियड टाइम जो है ना वो 15 दिन 10-12 दिन के अंदर पे रिपीट हो जाता है कई बार, इस कारण से। तो वो चीज बार बार रिपीटेशन के कारण भी ऐसा हो जाता है। और अंदर बने या मसल उसके लेयर के बाहर बने, दोनों तरह से ग्रोथ होती है इसके अंदर। तो सबसे पहली चीज है कि हमने अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है। हेल्दी वेल्दी हमारी बॉडी रहेगी तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी। यदि कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा सर। टॉपिक मेरा कंक्लूड मैंने कर दिया है। हेलो मैम। जी मैम, मेंसेस अगर हम दवा वगैरह ले रहे तो देखो कंटिन्यूअसली महीने के महीने आती है, अगर दवा बंद हो गई इसलिए नहीं आती मैम। वो 3 महीने हो गए पेशेंट को भी। एक मैम, ऐसे पेशेंट के लिए ना कई बार ऐसा होता है कि वो अगर स्टार्टिंग पीरियड हो चुके हैं विद इन एज 12 to 16 ईयर्स के बीच में, क्या पीरियड साइकिल सही समय से शुरू हुए थे पेशेंट के? उसकी इरेगुलर मेंसेस थी, लेकिन वो ट्रीटमेंट करने के बाद में कंटिन्यूअसली आ रही थी, अभी नहीं आ रही है मैम। नहीं, तो वो एमेनोरोहिक उसमें है या क्रिप्टोमेनोरिया में? किस कंडीशन में पेशेंट है आपका? आपने अगर उनका अल्ट्रासाउंड देखा है तो उसको आपने हमें बताइए कि क्या उसको जो ऑर्गन्स हैं वो नॉर्मल हैं, नॉर्मल शेप एंड साइज में हैं। यदि वो टिनी है, नॉर्मल से कम है, तो इसी वजह से वहां पर ये कंडीशन उनकी बार बार उत्पन्न हो रही है, या फिब्रॉइड या सिस्ट भी हो सकती है। तो एक बार इनकी रिपोर्ट हमें शेयर करेंगे तो आगे हम आपको बता सकते हैं। बाकी अगर रुक रुक के पीरियड कई बार हो रहा है तो उनका आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे, D4 में आप देंगे उनको, तो आपका जो है ये रेगुलर होने लगेंगे। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा के हमें बताइएगा जिससे कि ऑर्गन्स का मेजरमेंट मेजरमेंट हमें पता लगे।
ठीक है मैम। ठीक है मैम। जी सुनील कुमार जी जी बताइए। सुनील कुमार जी बताइए। सुनील कुमार जी आपकी आवाज नहीं है। मैम आपका इको आवाज आ रहा है। जी जी हाँ हाँ, आपकी अभी आवाज आपकी आ आवाज रही है। आ रही है। ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी मैसेज है। मैम नेटवर्क का इशू आ रहा है लगता है ना। आप चलिए मैम, ठीक है, इनका कोई क्वेश्चन होगा ना, इनसे हम ग्रुप में ले लेते हैं और उसके बाद फिर आगे करते हैं। हाँ अभी मैं यहाँ पे एक बात कहूँ, अभी जो भी क्वेश्चन अपनी पर्सनल डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो एक ये हमें पर्सनली आपका जो है आपको हेल्पलाइन नंबर पे आपको दे दें, आप मुझे बता देंगे तो सारी इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा देंगे। जी मैम जी लगता है ये किसी पेशेंट से बात करवा रहे हैं अपने ना, साथ में पेशेंट जी, है या कोई इशू फैमिली नहीं। मेंबर जो भी। जी मैम जी, हाँ तो वो इनसे हम बाद सारे में। डाटा इनका ले लीजिएगा, तब हम इनका रिपोर्ट देख के बता देंगे। जी मैम। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जहाँ लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक सेशन रखेंगे सेशन बाद रखेंगे में। बाद में। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। अब हम अपने सेशन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ को चलेंगे। किसी भी पर्सन का कोई क्वेश्चन है या फिर कोई भी उनको कॉम्प्लिकेशन है तो प्लीज़ वो आपके पास नंबर है हमारा, आप उस पर अपने कॉल हमें कनेक्ट करके अपना जो कोई भी आपका क्वेरी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज के सेशन में हम अपने जो नेक्स्ट पार्ट है डॉक्टर शुभम जो हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, उसके तरफ बढ़ेंगे। शुभम, क्या आप रेडी हैं लेक्चर के साथ? हाँ तो एक बार रेडी। अपना, ओके, मैं आपको स्क्रीन पे लाता हूं, आप अपना लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। अभी आप स्क्रीन पे हैं, अपना कैमरा ऑन करके देख सकते हैं आप प्लीज। शुभम, इसको प्लीज टिल्ट कर लें आप, ये टेढ़ा है अभी, ये अभी भी टेढ़ा है शुभम, इसको जी ओके ठीक है, राइट। शुभम, अपना माइक ऑन कीजिए पहले। आवाज आ रही है? जी ठीक। आप सभी को मेरा प्रणाम। कल हम लोगों ने पैनक्रिएटिक एंजाइम का वर्क देखा था, और आज हम लोग जो उसमें बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल एंजाइम देखेंगे, मतलब छोटी आंत से जो भी रस निकलता है एंजाइम, उसका काम क्या है वो देखेंगे। तो पहले कल जो कुछ पढ़े थे उसको शॉर्ट वे में रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़े थे कि जो माउथ में हमारा 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, वो उस पर अमाइलेज एक्ट करता है, तो वो डाइसैकेराइड में कन्वर्ट होता है, मतलब माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज में। के बाद 70% जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद सेकंड जो है वो स्टमक में आपका प्रोटीन पे पैप्सिन एक्ट करता है, जो
पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में कन्वर्ट होता है, फिर वो जो रेस्ट बच जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता है। उसके बाद लास्ट जो आपका वो था आपका पैनक्रियास। पैनक्रियास में आपका जो एंजाइम होता है वो ट्रिप्सिनोजेन है, कीमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस। तो ट्रिप्सिनोजेन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है और कीमोट्रिप्सिनोजेन जो है वो भी इनएक्टिव में, और जो प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज है ये तीनों इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, उसमें एक लेयर होता है म्यूकस लेयर, वो इंट्रोकाइनेज एंजाइम आपका सीक्रेट करता है, ENTROKINAST इंट्रोकाइनेज एंजाइम सीक्रेट करता है। तो यही इंट्रोकाइनेज एंजाइम जाकर के ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव करता है जो ट्रिप्सिन बनाता है। ठीक, उसके बाद फिर ये ट्रिप्सिन जाकर के कीमोट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव करता है, फिर ये कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। वैसे ही ट्रिप्सिन जाकर के फिर इसको एक्टिव करता है तो प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडाइडेज कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट होता है। ठीक, अब ये तीनों क्या करता है, जैसा कि मैंने बताया था कि ये पैनक्रियास से जाता है स्टमक में, ये क्या करता है, ये प्रोटीन को जो पेप्सिन, प्रोटीन में जो पेप्सिन पेप्टॉन्स और प्रोटीएजेज में कन्वर्ट करता है, प्रोटीएजेज में जो कन्वर्ट करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर इसको भेजता है। तो यही पेप्टॉन्स और प्रोटीएजेज को, ये तीनों एंजाइम जो है जो एक्टिव हो गया, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये तीनों एंजाइम जो है जो प्रोटीन टूटा पेप्टॉन्स और प्रोटीओजेज में, इसको फिर से, क्योंकि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को एब्जॉर्ब करता है, मतलब जब तक स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं हो जाए, सबसे छोटा पार्ट्स में न टूट जाए तब तक वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो फिर इसको कन्वर्ट करता है डाईपेप्टाइड में। डाईपेप्टाइड क्या हुआ, जो प्रोटीन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है एमिनो एसिड, इसका डबल बॉन्ड हुआ, मतलब एमिनो एसिड मतलब ये भी डबल बॉन्ड में है, तो इसको फिर सिंगल बॉन्ड में तोड़ना होगा, मतलब सिर्फ एमिनो एसिड में। तो फिर ये जब पेप्टॉन्स और प्रोटीओजेज और ये तीनों ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज तोड़ता है डाईपेप्टाइड में, तो ये डाईपेप्टाइड चले जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ताकि वो एमिनो एसिड में टूट सके। तो ये आगे हम लोग एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल एंजाइम में देखेंगे। तो ये अभी हम लोग पैनक्रियाटिक एंजाइम का देखते हैं, इसमें ये तीनों का काम हो गया। उसके बाद जो ये एमाइलेज है, ये क्या करता है कि जो आपका डाइसैकराइड है, इसको इसमें जो भी है माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, इस तीनों में तोड़ता है। उसके बाद ये चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ताकि इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में ये टूट सके। ये इसका भी काम हो गया। फिर
ये सेकंड लास्ट है हमारा लाइपेज। फिर हम लोगों ने ये सब देख लिया था, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज। फिर हमारा लाइपेज, लाइपेज का क्या काम है? जो फैट्स और लिपिड्स है इस पे एक्ट किया लाइपेज। लाइपेज एक एंजाइम है, ये पैनकेटिक एंजाइम है, ठीक है। जहाँ पे ए ऐसी लगेगा, जो हमने कल बताया था आपको कि जहाँ पे ए ऐसी लगेगा मतलब वो एंजाइम है, रस है, ठीक है। तो फैट्स और लिपिड को तोड़ता है डाइग्लिसराइड में। डाइग्लिसराइड में फैट्स और लिपिड पे एक्ट किया लाइपेज, ये डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट किया, ठीक है। मतलब फैटी एसिड का जो दो बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, ग्लिसरॉल का जो डबल बॉन्ड होता है तो डाइग्लिसराइड कहते हैं। ये डबल बॉन्ड में उसके बाद इस पे फिर एक्ट किया लाइपेज, इसको मोनोसेक्राइड में, ये मोनोग्लिसराइड में थोड़ा फैट्स और लिपिड्स, मतलब जो भी हम लोग खाते हैं जैसे मीट हो गया, बटर हो गया या ऑयली फूड जो भी हो गया, ठीक है, जिससे हम लोग को फैट्स और लिपिड्स मिलता है, उनको तोड़ता है लाइपेज, जो एंजाइम है पैनक्रियास का, डाइग्लिसराइड में। फिर ये डाइग्लिसराइड और छोटे पार्ट्स में टूटेगा, फिर इसमें लाइपेज एक्ट करता है, ये मोनोग्लिसराइड में टूट गया, ठीक। तो प्रोटीन पे पेप्सिन एक्ट किया था स्टमक में, जो पेप्टॉन्स और प्रोटियोजेज में टूटा, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो डुडेनम में वहां पे था, तो ये पेप्टॉन्स और प्रोटियोजेज को पैनकेटिक एंजाइम ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये तीनों एक्ट किया, डाइपेप्टाइड में इसको तोड़ दिया, ठीक है, जो एमिनो एसिड का डबल बॉन्ड है, ठीक है। और जो डाइपेप्टाइड है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेकंड पार्ट है जिजोनम, वहां चले गया। उसके बाद फैट्स और लिपिड्स, फैट्स और लिपिड्स को लैपेज तोड़ा डाइग्लिसराइड में, फिर लैपेज उस पर एक्ट किया, फिर इसको मोनोसेक्राइड मोनोग्लिसराइड में तोड़ दिया, ठीक। उसके बाद लास्ट है हमारा न्यूक्लियस। ये हम लोग देख रहे हैं पैनकेटिक एंजाइम का एक्शन, मतलब पैनकेटिक एंजाइम का क्या काम है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का एंजाइम। फिर न्यूक्लियस है, ये क्या करता है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड हम लोग को किसे किसे मिलता है, एग हो गया, मीट हो गया, या कोई भी सीड्स हो गया, तो उससे न्यूक्लिक एसिड मिलता है। न्यूक्लिक एसिड कहते हैं डीएनए और आरएनए। डीएनए का हो गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये डबल बॉन्ड का होता है, और ये डबल बॉन्ड का होता है, और ये सिंगल बॉन्ड का होता है। इसका काम क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, मतलब जो हमारे ये फादर से फिर सन में जो जाता है, तो वो डीएनए जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, जो ट्रांसफर होता है। यही न्यूक्लिक एसिड हमारे क्या होता है, फूड कंपोनेंट जैसे एग हो गया और फिर मीट हो गया या कोई भी सीड्स हो गया, वो सब में पाया जाता है। तो वो जो डाइजेस्ट होता है तो वहां पे न्यूक्लियस आता है, न्यूक्लियस एंजाइम। पैनकेटिक एंजाइम का सबसे लास्ट एंजाइम जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लिक एसिड को, जो हमारे अंडे, सीड्स और मीट्स से फूड कंपोनेंट मिलता है, ठीक है, उसको तोड़ता है न्यूक्लियस,
इसमें न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। फिर यही न्यूक्लियोटाइड पे फिर से न्यूक्लियस एक्ट किया, न्यूक्लियस NuCl न्यूक्लियस एक्ट किया, इसको थोड़ा न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लिक एसिड जो हमारे अंडे या मांस या कोई भी सीड्स, ठीक है, उससे जो मिलता है हमको, ठीक है, तो वो फूड कंपोनेंट को न्यूक्लियस तोड़ता है न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। फिर न्यूक्लियोटाइड पे न्यूक्लियस एक्ट किया, तो ये न्यूक्लियोसाइड में तोड़ दिया, ठीक। इतना हमारा पैनक्रिएटिक एंजाइम का एक्शन हुआ। क्या क्या हुआ? सबसे पहला हुआ कि ये जो प्रोटीन जो डाइजेस्ट हुआ था स्टोमक में, जो पेप्टॉन्स और प्रोटियोसेस में कन्वर्ट हुआ, उसको पैंक्रियास से एंजाइम ये सब आता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में, वहां पे ये तीनों एंजाइम पैंक्रियास का ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये पेप्टॉन्स और प्रोटियोसेस को डाइपेप्टाइड में तोड़ा, मतलब डबल बॉन्ड अमीनो एसिड का। उसके बाद फिर जो एमाइलेज है वो क्या किया, डाइसैकराइड, वो कार्बोहाइड्रेट का जो भी 70% बचा था उसको डाइसैकराइड में कन्वर्ट किया, मतलब माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज में। उसके बाद लाइपेज क्या किया, जो फैट्स और लिपिड्स है उसको तोड़ा डाइग्लिसराइड में, ठीक है। फिर वही डाइग्लिसराइड को फिर से लाइपेज उस पर एक्ट किया, फिर मोनोग्लिसराइड में तोड़ दिया, ठीक है। तो ये फैट्स और लिपिड्स हम लोग को ऑयली फूड या जो भी मीट ये सब जो खाते हैं उससे हम लोग को मिलता है। फिर लास्ट हम लोग का न्यूक्लियस का काम क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड जो एग या सीड्स से मिलता है, न्यूक्लिक एसिड हम लोग DNA RNA को कहते हैं, ठीक है। तो जो मिलता है उसको डाइजेस्ट करवाने के लिए न्यूक्लियस आता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करवाने न्यूक्लियस आता है, न्यूक्लियस कन्वर्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में, फिर इस पे न्यूक्लियस एक्ट किया, ठीक है, एंजाइम, ये न्यूक्लियोसाइड में तोड़ दिया। इतना काम था इसका पैनक्रिएटिक एंजाइम का। अब हम लोग देखेंगे एक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत का एक्शन। पैनक्रिएटिक एंजाइम का एक्शन खत्म हो, अब स्टार्ट होगा एक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो छोटी आंत एंजाइम। छोटी आंत से जो भी एंजाइम रस निकलता है उसका क्या काम है वो हम लोग देखेंगे। तो पहले देखेंगे कौन कौन सा एंजाइम निकलता है इससे। डाइपेप्टाइडेज, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लियोटाइडेज और डाइसैकराइडेज। जहाँ पे ए ऐसी लगेगा वो मतलब एंजाइम हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डाइसैकराइडेज का, क्योंकि जो 30% कार्बोहाइड्रेट हमारे माउथ में डाइजेस्ट हुआ और जो फिर 70% रेस्ट बचा उसका डाइजेशन करवाने के लिए जो वो डाइसैकराइड में टूटा था, उससे डाइसैकराइडेज, सैकराइडेज। हाँ, तो जो कार्बोहाइड्रेट को माउथ में हमारा 30% जो डाइजेस्ट हुआ था वो डाइसैकराइड में कन्वर्ट किया, और यही डाइसैकराइड को फिर डाइसैकराइडेज एंजाइम, जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एंजाइम है, उस पर एक्ट किया, इसको
थोड़ा मोनो सेक्राइड में। देख लेते हैं पहले डाइसेक्राइड कौन कौन सा होता है। ठीक है, माल्टोज, दूसरा लैक्टोज और तीसरा सुक्रोज। ठीक है, तो इसी को डाइसेक्राइड का फर्स्ट फॉर्म माल्टोज हुआ, इसको कन्वर्ट किया मोनोसेक्राइड। हम आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक मोनोसेक्राइड और एक ऑलिगोसेक्राइड। ठीक है, जो मोनोसेक्राइड है वो ही उसी फॉर्म में हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है, और ऑलिगोसेक्राइड में दो आता है, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड जो है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, जो पोटैटो में पाया जाता है। उसके बाद जो डाइसेक्राइड है वो डबल बॉन्ड हुआ। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, माल्टोज होता है, लैक्टोज होता है और सुक्रोज होता है। तो यही माल्टोज को थोड़ा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। ठीक है, माल्टोज को थोड़ा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। तो यहाँ पे माल्टेज एंजाइम है, क्योंकि डाइसेक्राइडेज जो है वो एंजाइम है। ठीक है, जहाँ पे ऐसी लगेगा, तो डाइसेक्राइड में तीन आता है, एक माल्टोज आता है, लैक्टोज आता है, सुक्रोज आता है। तो इसी का एंजाइम भी माल्टेज हुआ। तो ये माल्टोज को माल्टेज एक्ट किया इस पे, जो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में थोड़ा। ठीक है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद लैक्टोज पे लैक्टेज ऐड किया, उसको थोड़ा ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में। हम बताया था आपको ना कि मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये तीनों होते हैं, और जो डाइसेक्राइड है उसमें माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। और जो पॉलीसेक्राइड है वो उसमें स्टार्च आता है, जो पोटैटो में मिलता है। और जो ये लैक्टोज है वो आपका मिल्क में माल्टोज हो गया, जो भी लीफी वेजिटेबल हो गया वो सब में, और जो रेस्ट जो बचा वो सुक्रोज में। फिर यहाँ पे सुक्रेज आया, जो डाइसेक्राइडेज है उसी का ये तीनों पार्ट्स है, माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज। तो माल्टोज को माल्टेज ऐड किया, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में थोड़ा। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के एब्जॉर्ब होगा। उसके बाद लैक्टोज, लैक्टोज पे लैक्टेज ऐड किया, जो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में थोड़ा। उसके बाद सुक्रोज, सुक्रोज को सुक्रोज पे सुक्रेज ऐड किया, जो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ता है। फिर ये जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट्स है, विलाई या माइक्रोविलाई, वहां पे जाकर के एब्जॉर्ब हो जाता है। के बाद हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का ये कंप्लीट हो गया। के बाद डाइपेप्टाइडेज का काम देखेंगे। तो जो हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ था, ठीक है, तो वो डाइपेप्टाइड के फॉर्म में बच गया था, डाइपेप्टाइड। ठीक है, तो यहाँ पे ही स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एंजाइम है डाइपेप्टाइडेज आया, इस पे ऐड किया, डाइपेप्टाइड को तोड़ा एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड, एमिनो एसिड जो है प्रोटीन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर सके। तो ये डाइपेप्टाइड जो प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ था, मतलब पेप्टॉन्स और प्रोट्यूजेस को जो पैंक्रेटिक एंजाइम तोड़ा था, तो डाइपेप्टाइड में तोड़ा था। फिर डाइपेप्टाइड
स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका जो एंजाइम है डाइपेप्टाइडेज इसको थोड़ा सबसे छोटे यूनिट में एमिनो एसिड जो स्मॉल इंटेस्टाइन का विलाई में या माइक्रोविलाई में जाकर के एब्जॉर्ब हो गया, फिर वो ब्लड में चले गए। ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद लाइपेज का तो काम हो गया था, और फिर अब जो उसका बच गया था फैट्स का फॉर्म मोनोसेक्राइड पैनकेटिक एंजाइम में भी एक लाइपेज था, जो वहां भी लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। वो क्या किया था, फैट्स और जो लिपिड्स है उसको तोड़ा था, किसमें, मोनो डाइग्लिसराइड में, फिर उस पर लाइपेज एक्ट किया था, उसको मोनोग्लिसराइड में, सॉरी मोनोग्लिसराइड में तोड़ा था। फैट्स जो डाइसेक्राइड में टूटा लाइपेज की हेल्प से, फिर डाइग्लिसराइड में टूटा, उसके बाद फिर उस पर लाइपेज ऐड किया, फिर वो मोनोग्लिसराइड में टूटा। तो यही मोनोग्लिसराइड इसको सबसे छोटी यूनिट में तोड़ा, मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। मैंने आपको स्टार्टिंग में स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिक पढ़ाया था, उसमें बताया था कि जो माइक्रोविलाई है जो जेजेनम में प्रेजेंट होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन कराता है। तो यही मोनोग्लिसराइड पे स्मॉल इंटेस्टाइन का एंजाइम लाइपेज एक्ट किया था, जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया था, या फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ा था। तो यही जाकर के जेजेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे सेकेंड पार्ट है, वहां पे जो माइक्रोविलाई प्रेजेंट था, वहां पे ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जाकर के एब्जॉर्ब हुआ, फिर वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले गए। फिर उसके बाद आता है डाइपेप्टाइडेज, खत्म हो गया, डाइसेक्राइडेज का काम हो गया, लाइपेज का काम हो गया, फिर अब बचा न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लियोटाइडेज। ये दोनों क्या करता है, जो न्यूक्लिक एसिड टूटा था हमारा, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में, ठीक है, तो वही न्यूक्लियोटाइड पे न्यूक्लियोटाइडेज, आपको जो है वो एंजाइम का नाम याद रखना होगा, क्योंकि वो कंपोनेंट से मिलता जुलता है, बस है कि उसमें एएससी लगा हुआ है, ठीक है। तो एएससी का मतलब क्या होता है कि एंजाइम, ठीक है। तो आपको पैनक्रियाटिक एंजाइम और स्मॉल इंटेस्टाइन का एंजाइम को याद रखना होगा। मैं आपको जब नोट्स दूंगा तो उसको अच्छे से याद कर लेना, उसके बाद जो डाउट हो तो वो भी मुझसे पूछ लेना। तो न्यूक्लियोटाइड जो है उस पे न्यूक्लियोटाइडेज एक्ट किया, जो न्यूक्लियोसाइड्स में तोड़ा, उसके बाद फिर इस पे न्यूक्लियोसाइडेज एक्ट किया, जो हमारा न्यूक्लियोटाइडेज का काम हो गया। ये क्या किया, न्यूक्लियोटाइड को फिर न्यूक्लियोटाइडेज एक्ट किया, जो न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट किया, फिर ये न्यूक्लियोसाइडेज जो है वो न्यूक्लियोसाइड्स को न्यूक्लियोसाइडेज में कन्वर्ट किया, वो सिंपल शुगर में तोड़ा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोटाइड पे न्यूक्लियोटाइडेज एक्ट किया, वो न्यूक्लियोसाइड्स में तोड़ा, फिर न्यूक्लियोसाइड्स पे न्यूक्लियोसाइडेज एक्ट किया, जो सिंपल शुगर में तोड़ा, फिर यही सिंपल शुगर जाकर के हमारे ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे लास्ट पार्ट है इलियम, वहां पे जो माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, वहां पे जाकर के ये एब्जॉर्ब हो गया। इतना काम था, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो जो पैनकेटिक एंजाइम था उसमें जो ट्रिप्सिन था और कीमोट्रिप्सिन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज,
ये तीनों प्रोटीन जो डाइजेस्ट हो रहा है स्टमक में, पेप्टॉन्स और प्रोटियोजेस, उसको तोड़ा इसमें डाइपेप्टाइड में, ठीक है। फिर ये जो एमाइलेज है, ये क्या किया, जो कार्बोहाइड्रेट 70% बच गया था उसको डाइसैकेराइड में कन्वर्ट किया, मतलब माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज में, और वो भेज दिया स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होने के लिए। उसके बाद लाइपेज, लाइपेज क्या किया, जो न्यूक्लिक एसिड था, ठीक है, मतलब डीएनए आरएनए, ठीक है, जो हमारे एग या सीड्स या मीट से मिलता है खाने से, ठीक है, तो वो उसको तोड़ा न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में, और फिर उस पे सॉरी लैपेज में न्यूक्लियस का काम है। न्यूक्लियस का काम क्या है, जो न्यूक्लिक एसिड है उस पे न्यूक्लियस एक्ट किया, उसको तोड़ा न्यूक्लियोटाइड्स में, उसके बाद फिर उस पे न्यूक्लियस एक्ट किया, फिर वो उसको तोड़ा न्यूक्लियोसाइड्स में, ठीक है। तो फिर जो लैपेज था उसका काम क्या था, वो फैट्स और लिपिड्स को तोड़ा किसमें, डाइग्लिसराइड में, फिर उस पे लैपेज ऐड किया, जो वो डाइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड में तोड़ा, ठीक है। वो फैट्स और लिपिड्स का हो गया, और फिर न्यूक्लिक एसिड का भी हो गया, कार्बोहाइड्रेट का हो गया, और जो बचा वो उस पे अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एंजाइम है वो एक्ट करेगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से एंजाइम है, डाइपेप्टाइडेज, लैपेज, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, डाइसैकेराइडेज। अब सबसे पहले डाइसैकेराइडेज का काम होता है क्या, जो रेस्ट 70% कार्बोहाइड्रेट बच गया, जिसको डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हुआ, जो माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज है, उस पे डाइसैकेराइडेज जो इसका एंजाइम है, ठीक है, वो एक्ट किया, वो मोनोसैकेराइड में तोड़ा, मतलब जो माल्टोज है उस पे माल्टेज ऐड किया, वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ा, फिर ये एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। उसके बाद लैक्टोज पे लैक्टेज ऐड किया, वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट किया। उसके बाद जो सुक्रोज है, ठीक है, वो सुक्रोज पे सुक्रेज ऐड किया, फिर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ा, फिर ये जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में कि जो मैक्रोविलाई है उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। उसके बाद जो एंजाइम है वो डाइपेप्टाइडेज है, ठीक है, वो क्या क्या, जो डाइपेप्टाइड जो प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था, ठीक है, प्रोटियोजेस और पेप्टॉन्स में, फिर वो डाइपेप्टाइड में जो टूटा था, वो डाइपेप्टाइड पे डाइपेप्टाइडेज एक्ट किया, जो इस प्रोटीन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है एमिनो एसिड, उसमें टूटा, फिर यही एमिनो एसिड मैक्रोविलाई द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। फिर उसके बाद आ जाता है लैपेज। लैपेज हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का भी एंजाइम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो मोनोग्लिसराइड जो फैट्स और लिपिड्स टूटा था डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में, उस पे लाइपेज ऐड किया, वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ा। यही फैटी एसिड और ग्लिसरॉल स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत का जो सेकंड पार्ट है जेजुनम, वहां पे जाकर के एब्जॉर्ब हो गया माइक्रोविलाई में, जो ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया। फिर जो न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोटाइडेज, तो न्यूक्लियोटाइडेज क्या किया, न्यूक्लियोटाइड जो था, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड ब्रेक करने पे मिला था, वो न्यूक्लियोटाइड पे न्यूक्लियोटाइडेज ऐड किया, जो न्यूक्लियोसाइड पे कन्वर्ट किया, फिर यही न्यूक्लियोसाइड्स पे न्यूक्लियोसाइडेज ऐड किया, जो सिंपल शुगर में कन्वर्ट किया, फिर यही सिंपल शुगर इलियम द्वारा, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया गया। तो ये था हमारा पूरा एक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंजाइम। मतलब लास्ट जो हमारा बचता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन बचता है, फिर वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाता है हमारा फूड कंपोनेंट सारा, ज्यादातर मोस्टली जो एब्जॉर्ब होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर जो रेस्ट विटामिन बच जाते हैं, मिनरल्स, वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, वो मैं आगे लार्ज इंटेस्टाइन में बताऊंगा। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंजाइम्स था, जो जो भी बचा हुआ फूड कंपोनेंट है उसको प्रॉपर स्मॉल यूनिट्स में तोड़ करके एब्जॉर्ब कराने का काम जो था। तो ये था कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ना है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ना है, ताकि ये एब्जॉर्ब करा पाए। उसके बाद एमिनो एसिड में प्रोटीन को तोड़ सके सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, ताकि ये प्रोटीन एब्जॉर्ब कर सके। फिर फैट्स और लिपिड्स को सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में तोड़ सके, जो एब्जॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन कर सके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड को सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में तोड़ सके, जो एब्जॉर्ब हो सके स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो सिंपल शुगर के फॉर्म में। बस इतना ही था।
और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन का बेसिक, उसके बाद फिर उसका जो भी काम है आगे फंक्शंस वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। थैंक यू शुभम, थैंक यू वेरी मच। आपको जब ये शुभम आप प्लीज थोड़ा जल्द क्या बोलिए, बोलिए शुभम क्या बोलिए, बोलिए प्लीज बोलिए। जब लार्ज इंटेस्टाइन आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद प्रॉपर आपको नोट्स अच्छे से मिल जाएगा, उसके बाद उसमें जो भी आपका डाउट हो, ठीक है, तो फिर उसके बाद जो क्लास होगा उसमें प्रॉपर डाउट आप पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल शुभम। ओके, थैंक यू once again. Okay everyone, that's all for our today's lecture. आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ही खत्म होगा इस पॉइंट के साथ। और जैसा कि मैंने आप सबसे कुछ क्वेश्चंस के लिए डिमांड किया था कि अगर आपके कोई क्वेरीज एंड क्वेश्चंस हैं तो वो मुझे प्रोवाइड करवाएं। कुछ डॉक्टर्स ने दिया भी है, 2-3 डॉक्टर्स ने भी मुझे प्रोवाइड करवाया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ अदर डॉक्टर्स भी अपने क्वेरीज को जरूर टाइमली शेयर करें, ताकि हम अपने सीनियर्स के साथ उसको डिस्कस करके आपका क्वेरीज का एक जो सेक्शन है जो वो उसको कंप्लीट कर सकें हम। और जो आपको अभी तक एनाटॉमी फिजियोलॉजी के जो लेक्चर प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, अगर उसके रिगार्डिंग भी किसी का कोई क्वेश्चन एंड क्वेरी है तो उसको भी आप देख सकते हैं, बना सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली इस हफ्ते के एंड तक आपको अदर जो लेक्चर है, जो अभी तक के लेक्चर और हुए हैं उसके बाद के, उसका भी आपको डाटा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। कल हमारे यहाँ पे हो सकता है कि शटडाउन हो, तो फिर हम ऑनलाइन सेशन कल नहीं कर पाएंगे, और अगर वो शटडाउन नहीं हुआ तो हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि सेशन को किया जाए। तो चलिए, इसी के साथ सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ रोज आप सब इसी तरह से टाइमली हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। रोज हमारे 70-80% रेगुलर में जुड़ते हैं, और मैं रेगुलर जब चेक करता हूँ तो कुछ उसमें न्यू भी होते हैं, कुछ ओल्ड जो रेगुलर जुड़े हैं वो भी चल रहे हैं। तो आप सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग्स में प्रमोट भी करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और इस ऑनलाइन सेशन का बेनिफिट उठा सकें। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय इलेक्ट्रोपैथी, जय मैटी।